अमेरिकन प्रेसिडेंट का आपने गुस्सा देखा है कि तालिबान को अब खुद निपटूंगा तो छोड़ूंगा नहीं। जब आग आपके घर तक आती है तो फिर आपको डिफरेंट एक फील होती है। तालिबान की जो मौजूदगी है वो रीजनल के लिए तो खतरनाक है ही है, वो ग्लोबल या पूरी इंसानियत के लिए भी खतरा है। बहुत बड़ा एक हिंदुस्तान कंट्रीब्यूट कर रहा है इसके अंदर। अफगानिस्तान न सिर्फ अपने हमसाया मुल्कों के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए एक बार फिर खतरा बन चुका है। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला खत्म होने की बजाय मजीद तेज हो गया है। पाकिस्तान मुसलसल आलमी बरादरी को यह बता भी रहा है कि अफगान सरजमीन आज भी दहशतगर्द गिरोहों के लिए महफूज पनागाह बनी हुई है और तालिबान रजीम इन दहशतगर्द गिरोहों की न सिर्फ सहूलतकारी कर रही है और इनकी मुकम्मल हिमायत कर रही है। अब आलमी सतह पर अफगान तालिबान रजीम और उनके हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों का चेहरा भी बेनकाब होने लगा। और चंद रोज़ पहले डेनमार्क ने एक तहलका खेज रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पेश की, जिसमें बताया कि दहशतगर्द तंजीमें और तालिबान रजीम न सिर्फ खित्ते बल्कि दुनिया के लिए जी बड़ा ख़तरा बनी हुई हैं। अफ़गान तालिबान रजीम ने अपने हमदर्दों और मेज़बानों के साथ हमेशा एहसान फरामोशी की है। अफ़गानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद हज़ारों अफ़गानों को इंसानी हमदर्दी के तहत अमरीका मुंतकिल किया गया, मगर वहाँ अक्सर अफ़गान शहरी संगीन जराइम में मुलव्वस पाए गए हैं। कम उम्र जो बच्चियाँ हैं उनसे हरासानी और कैंपों में ज़्यादती की कोशिशें की गई हैं। और अभी ताज़ा तरीन वाक़या वाइट हाउस के करीब पेश आया है, जहाँ अमरीकी नेशनल गार्ड्स पर फायरिंग की गई है, जिसमें अफ़गान शहरी मुलव्वस पाया गया है और हमलावर का अफ़गान तालिबान रजीम से राब्ता बताया जा रहा है। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों की वजह से पाकिस्तान ही नहीं पड़ोसी मुल्क भी महफूज नहीं। गुज़श्ता रात ताजिकिस्तान की सरहद पर अफगान सरजमीन से तखरीबी कार्रवाई की गई है, जिनमें 3 चीनी मुलाजिमीन हलाक हो गए। ताजिकिस्तान ने इस वाक़े पर शदीद तशवीश और मजम्मत का इजहार किया और अफगान हुकाम से मुतालबा किया कि सरहदी इस्तेहकाम और सलामती यकीनी बनाएं। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए ये सूरत हाल नहायत नाजुक है और आलमी बरादरी के लिए ये वाज़ेह इंतबाह है कि अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रुप्स मजीद खतरा पैदा कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं दिफाई तजियाकार एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अफगान तालिबान रजीम और दहशतगर्द सिर्फ हमसाया मुल्कों के लिए नहीं बल्कि अब हम देख रहे हैं पूरी दुनिया के लिए फिर एक बहुत बड़ा ख़तरा बनने लगे हैं। अफगान तालिबान रजीम और उनके जो हिमायत याफ्ता दहशतगर्द हैं, खित्ते और दुनिया के लिए आप क्या समझते हैं कि आगे आने वाले दिनों में और मजीद कितना बड़ा खतरा बनकर उभरेंगे और इनको कंट्रोल करने के लिए भी सोल्यूशन बताएं कोई? जी बहुत शुक्रिया माहम और ज़ैर, आपने इनवाइट किया। देखिए, ये कहीं भी ऐसी दहशतगर्दी हो वो उसको मजम्मत भी करनी चाहिए और अफसोसनाक भी है, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर बुराई में कोई ना कोई शायद अच्छाई भी अल्लाह ताला छुपा के रखता है। और शायद इस अच्छाई मैं इसमें ये देख रहा हूँ कि अमेरिकन लोगों को और अमेरिकन गवर्नमेंट को ये एहसास हो कि दहशतगर्दी होती क्या है, और जब निहत्ते शहरियों को फायर करके जख्मी भी किया जाए तो इसका मतलब है कितनी तकलीफ होती है। और यहाँ देखिए, हम रोज़ाना ऑलमोस्ट कई जनाजे उठाते रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर पिछले 4 सालों में। जब से ये 5 सालों में ये जब तालिबान हुकूमत में है तो 4-5 हज़ार यहाँ पे हमने जनाजे उठाए हैं, तो वो आसान नहीं होता। और मैं अक्सर यही कहता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए चैलेंजिंग मुश्किल यही हो गया था और जनाजे बहुत भारी हो गए थे जिनको उठाना, क्योंकि आपने ख़ानदान को जवाब देना है, उस बीवी को, उस माँ बाप को, उन बच्चों को, रिश्तेदारों को। बहुत चैलेंजिंग होता है। ऑल्दो जब हम फोर्सेस में भर्ती कर होते हैं तो जाहिर है हम होते हैं मुल्क का दिफा करने के लिए, लेकिन वो होता है किसी एक्सटर्नल एग्रेशन, मुल्क को सही मानों में खतरा हो डायरेक्ट। ये जो छुप के वार करने वाला जो वार होते हैं, जाहिर है इसमें जो हमलावर होते हैं उनकी तो कोई बहादुरी नहीं होती, ये तो बुज़दिली का होता है। इस एपिसोड से जो मैं नतीजा निकालता हूँ कि अमेरिकन प्रेसिडेंट का आपने गुस्सा देखा है कि जी वो मैं कन्फ्रंट करूँगा, मैं तालिबान को अब खुद निपटूंगा तो छोड़ूंगा नहीं इस हुकूमत को। इसका मतलब है कि जब आग आपके घर तक आती है तो फिर आपको डिफरेंट एक फील होती है, क्योंकि जब तक आप खुद उस तकलीफ से ना गुजरे ये बहुत मुश्किल होता है उसको परसीव करना। तो मेरा ख्याल है इसमें से एक पॉजिटिव पहलू यही निकलेगा। तो उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि अमेरिकन गवर्नमेंट भी ये रियलाइज करे जी। जैसे यहाँ तुर्की और कतर 2 हुकूमतें लगी हुई हैं हमारे साथ, तो उन्होंने मुज़ाकरात भी किए, पूरी कोशिश भी की, फिर बदकिस्मती से नाकाम हुई। उसमें अमरीकी भी कोशिश अगर ऐड हो जाए तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जल्दी आ जाएंगी।
बिल्कुल, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं आने वाले दिनों में जल्द ही। सर, अगर देखें तो पाकिस्तान तो पिछले कई सालों से दुनिया को ये बताता चला आ रहा है, सबूत भी सामने रख रहा है, हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात का भी बता रहा है कि अफ़गान शहरी मुलव्वस हैं, सबूत मौजूद हैं। तो अफ़गानिस्तान तो दुनिया भर के जो दहशतगर्द हैं उनके लिए सेफ हेवन बन रहा है। अमरीका में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, अब अफ़गान शहरी मुलव्वस निकला है और आपने बताया कि क्या हो सकता है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ अब मज़ीद कितना मजबूत हो सकता है, और अमरीका के अलावा और दीगर जो ममालिक हैं जो कि अफ़गानिस्तान से कोई राह रस्म बढ़ाना चाहते थे, वो अब इस मामले को कितना संजीदा ले सकते हैं आने वाले दिनों? जी उज़ैर, पहले ही चीज़ें पॉजिटिव हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जा रही हैं। यूरोप में आपने देखा, मुख्तलिफ यूरोप मुल्क भी कहना शुरू हो गए हैं, मुख्तलिफ दुनिया की ऑर्गेनाइजेशंस अब इसको बात खुलेआम कर रही हैं कि तालिबान की जो मौजूदगी है वो रीजनल खिता तो के लिए तो खतरनाक है ही है, वो ग्लोबल या पूरी इंसानियत के लिए भी खतरा इसलिए हो रही है कि उन्होंने कोई रूल्स नहीं होते, इसके कोई बायलॉज नहीं होते, वो कोई एसओपीज फॉलो नहीं करते, वो एथिक्स मोरालिटी फॉलो नहीं करते। जब वो अभी तक, देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें एक और एंगल से देखना चाहिए, वो ये कि तालिबान अभी तक एक, जिसको मैं कहता होता ना कि पावर हब के तौर पर ही वो अपने आप को रोल को प्ले कर रहे हैं, वो एक हुकूमत के तौर पर नहीं प्ले कर रहे। इसीलिए आपने देखा कि दुनिया में कोई भी मुल्क अभी तक रिकग्नाइज नहीं कर रहा है, एक रशिया के अलावा किसी ने नहीं किया। चाइना ने एक दफ्तर खोला है वहां पे, इंडिया ने खोला है वो, और इंडिया भी शायद कल को रिकग्नाइज कर ले, लेकिन दुनिया क्यों नहीं उनको एक्सेप्ट कर रही है एज अ स्टेट? क्योंकि वो स्टेट की तरह बिहेव नहीं कर रहे। इस वजह से वो समझ रहे हैं कि अभी तक हम कोई आर्म स्ट्रगल में हैं, हम दहशतगर्दी जैसे करके एज अ वेपन ऑफ स्ट्रैटेजी या वेपन ऑफ बार्गेन के तौर पर हम रेलेवेंट हो जाएंगे तो दुनिया शायद हमें। जब आप एक स्टेट बनते हैं, चाहे वो जिस तरह से भी आप बने हैं, आप ताकत के जोर पर इजारे बने हैं, लेकिन फिर आपको एक ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाना पड़ता है दुनिया को। आप कम्युनिटी ऑफ नेशंस के अंदर वैसे नहीं रह सकते कि हम एक वॉरलॉर्ड्स हैं, हम एक दहशतगर्दी हमारा हथियार है, हमारी स्ट्रैटेजी है और पार्ट ऑफ हमारा वॉर प्लान है। इस तरह दुनिया आपको रिकग्नाइज ही नहीं करती। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दुनिया अब रियलाइज करेगी, हमारी तकलीफ को भी समझेगी। खालिद साहब, यकीनन दुनिया रियलाइज करेगी। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत के हवाले से भी तो अब पूरी दुनिया जान चुकी है, और भारत का चेहरा जिस तरह से बेनकाब हो चुका है, अब अफगान तालिबान रजीम की भी बारी है कि चेहरा बेनकाब होना शुरू हो चुका है, और अफगान तालिबान रजीम के पीछे अल्टीमेटली है तो भारत। तो भारत को इस तरह से कितनी सुबकी हो सकती है? हाँ, भारत तो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। जितना नेगेटिव कैंपेन कह लें, जो सोशल मीडिया पर कह लें या आईटी नेटवर्क के थ्रू उनको सपोर्ट मिलती है, ये बहुत बड़ा एक हिंदुस्तान कंट्रीब्यूट कर रहा है इसके अंदर। पिछले दिनों आपने नोट किया होगा, कुछ फेक न्यूज भी आना शुरू हो गई थी, जो पाकिस्तान हुकूमत ने भी और आईएसपीआर ने भी बड़ा क्लियर किया कि हम इसमें शामिल नहीं है। बहुत सारी ये फेक न्यूज आई थी आपके साथ कि जी हमने फ्रंट साइड यानी कोलैटरल डैमेज हुआ है। कोई कोलैटरल डैमेज का मतलब ये है कि कोई जहाँ बहक लोग ऐसे मार हुए हैं जो इन्वॉल्व नहीं थे, उन पर टारगेट किया गया फोर्सेज ने। फिर उन्होंने कहा कि जी ये पाकिस्तान फलां जगह हमला कर दिया है, पाकिस्तान की फोर्सेज उसमें इन्वॉल्व है। तो इंडिया फैक्टर तो बहुत बड़ा है, क्योंकि उनको आईटी सेक्टर का बहुत बड़ा एडवांटेज है, उनके पास सोशल मीडिया टीम बहुत बड़ी है, पूरी दुनिया में उनका इन्फ्लुएंस है सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो आई थिंक वो उन्होंने इस्तेमाल किया था। लेकिन अब क्योंकि जैसे मैंने कहा कि दुनिया खुलना शुरू हो गई है, वो जो सिम्पथी कार्ड था वो खत्म हो रहा है, दुनिया में रियलाइजेशन हो रही है, नो लेस देन अमेरिकन गार्ड पे अगर फायर करेंगे तो आपको पता है अमेरिका तो एक सोल्जर भी, वो जिसको कहते हैं ना, माफ नहीं करता एक भी खून किसी अपने सोल्जर का। तो वो क्योंकि सुपर पावर है, उनके रिसोर्सेज ज्यादा है, कैपेबिलिटी ज्यादा है। तो जिस तरह इंडिया का एक्सपोजर दूसरी तरफ हुआ है, मुझे लग रहा है इस तरफ भी अगर वो और अमेरिकन इसको अप्रिशिएट करेंगे, इसमें अमेरिकन इंडियन फैक्टर बहुत ज्यादा है, तो शायद हालात बेहतर की तरफ जाए। अच्छा चिश्ती साहब, मुमकिन तौर पर अमेरिका का रद्द अमल क्या हो सकता है आने वाले दिनों में? एक तो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन के हवाले से जो पाबंदी हैं, जो सख्ती हैं, वो लागू हो जाएंगी। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के अंदर कोई कार्रवाई हो सकती? नहीं उज़ैर, अभी मैं इसको जल्दी समझता हूँ। मेरा ख्याल ये है कि अमेरिका किसी काइनेटिक या फिजिकल ऑपरेशन में तो अभी नहीं मुझे नजर आता। मेरा ख्याल ये है कि वो भी इन हाउस ऑर्डर करेंगे अपने जो उनकी पॉलिसीज हैं इमिग्रेशन की, जो चेकिंग होती है, जो पुलिस सर्विलेंस होती है, वो सारा कुछ उस पर जाएंगे। मैं आपको दिलचस्प बात बताता हूँ। मैं इसी साल 2 दफा अमेरिका गया। मैं फरवरी में अमेरिका जब पहुंचा, कोई लेक्चर्स देने थे मैंने इसी साल, तो वहां पर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने नई हुकूमत आई थी। तो वहां पे एक जो ह्यूस्टन शहर जहाँ मैं गया था लेक्चर देने के लिए, वहां हमने एक जिना लाइब्रेरी भी बनाई थी, उसकी इनॉग्रेशन के लिए मैं गया था और लेक्चर भी देना था। तो वहां पे जो डिप्टी मेयर थे शहर के, वो मुसलमान थे और पाकिस्तानी थे, और वो मुझे मिले और बड़ी अच्छी गपशप हुई, खाने पे मेरे साथ थे। तो मैंने उनसे कहा कि उन दिनों में अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये हुक्म दिया था कि तमाम इमिग्रेंट्स जो हैं
आपने नोट किया होगा, जो ही प्रेसिडेंट ट्रंप आए थे तो उन्होंने कहा था निकालें जो लोग जी। ऑथराइज या लीगल नहीं है। तो वो जो डिप्टी शरफ मेरे साथ बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसे पता चलेगा इतनी जल्दी? वो कह रहे निकालना शुरू करें, और मैंने सुना जहाजों में आप भर भर के भेजना शुरू कर। उन्होंने कहा सर हमें सारा कुछ पता होता है, हमारे पास डाटा होता है, हम सिर्फ लुक दी अदर साइड करते हैं। हुकूमत सॉफ्ट रहती है तो हम भी कहते हैं कि ठीक है जी, जब तक हुकूमत सख्ती नहीं करती तो हमें तो एग्जैक्ट पता है कौन किधर रहता है, हम उठाएंगे एयरपोर्ट पहुंचाएंगे, जहाजों में डाल के इनके मुल्कों में भेज देंगे। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनको पता होता है कौन कौन इलीगल रह रहा है, लेकिन उनके अपने मसलते हैं, जो भी वजह हैं, वो जब निकालना चाहते हैं तो मुझे एक डिप्टी शरीफ कह रहे हैं कि जी हम निकालने का तो कोई मसला नहीं है, हमें तो एग्जैक्ट पता है और हम एयरपोर्ट पहुंचा रहे हैं लोगों को भर भर के, तो पता उनको सब कुछ है। अभी मैं इस तरह की मूवमेंट देख रहा हूँ जिस तरह की मैं देखकर फरवरी में आया था जब वो इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर निकाल रहे थे। अब लगता है अफगानिस्तान पर फोकस करें शायद। सही, हम अमेरिका का तो जिक्र कर ही रहे हैं कि वो क्या पॉलिसीज़ रख सकता है, तो पाकिस्तान के हवाले से आप क्या कहेंगे? हम देख ही रहे हैं ताल्लुकात भी कशीदा हैं और तालिबान रजीम से मुतालबा तो किया जा रहा है कि अफ़गान बॉर्डर को इस्तेमाल ना किया जाए दहशतगर्दी के लिए, लेकिन वो इस तरफ आ ही नहीं रहा। तो फिर पाकिस्तान की अब हिकमत अमली में आप क्या तब्दीली देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान का तो एक कंटिन्यूड स्ट्रगल है हमारी, एक लगातार और मतवातर हमने एक कैंपेन चलानी है। हमारी शॉर्ट लिव नहीं हो सकती क्योंकि टेररिज्म शॉर्ट लिव नहीं होता। टेररिज्म ऑनगोइंग होता है, इसकी बॉर्डर्स कोई नहीं होते, इसकी टाइमिंग कोई नहीं होती, इसकी इंटेंसिटी कोई नहीं होती, इसका टाइम ब्लॉक कोई नहीं होता कि इस दौरान से इस दौरान तक होगी, जैसे नॉर्मल मुल्कों के दरमियान जंगें होती हैं। इसके अंदर टाइमलाइन डिफाइंड ही नहीं होती, रूल्स नहीं लिखे होते, बाय लॉज कोई परवाह नहीं करता, एसओपीज होते कोई नहीं है। तो देखिए, जिस तरीके की ये जंग है इसी तरीके के सो लड़ना आप पर लाजिम होता है, जिसका मतलब ये नहीं है जैसे हिंदुस्तान के खिलाफ हमारी सीज फायर हुई, जैसी भी हुई, हार जीत तो तारीख हिस्सा उसका फैसला कर चुकी है, लेकिन उसके बाद दोनों फोर्सेस अपने अपने बेसिस पर, अपने अपने यूनिट्स पर, अपने अपने समंदरों में वापस चले गए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ऐसा होता है कि उन्होंने अपनी चॉइस की, एक दहशतगर्दी करनी है, आप वहां फोकस करेंगे तो वो किसी और जगह चले जाएंगे। आप एक ऑर्गेनाइजेशन या एक स्कूलों को या फलां को प्रोटेक्ट करेंगे, जैसे वाना कैडेट कॉलेज हुआ, तो फिर वो स्विच कर लेंगे टारगेट। तो प्रायोरिटाइजेशन, वो रीप्रायोरिटाइजेशन और रीलोकेशन करते रहते हैं। तो हमें एक फिजिकल करना है, रोकना है, और एक डिप्लोमेटिक फ्रंट पर हमने दुनिया को रियलाइज कराना है, और दुनिया को रियलाइज शायद अमेरिका के इस दहशतगर्द अटैक के बाद हो कि दहशतगर्दी कितनी खतरनाक हो सकती है। तो दोनों फ्रंट पे हमने करना है, कंटिन्यूस करना है, और इंशाल्लाह ताला वक्त आ रहा है कि दुनिया रियलाइज कर रही है कि ये आर्म्ड स्ट्रगल इस तरह की जो है, अगर पीसफुल, पाकिस्तान ने तो पीसफुल मई में भी साबित किया कि हम पहलगाम के बाद इंक्वायरी कराने को तैयार थे, नहीं मानी गई। हमने कहा न्यूट्रल को बॉडी बना लेते, नहीं माने। हमने कहा सबूत देते, उन्होंने कहा नहीं देते। तो दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह हमें अब क्रेडिबल समझती है। तालिबान के मामले में भी हमें कंटिन्यूस एफर्ट करनी पड़ेगी। बिल्कुल एफर्ट करनी पड़ेगी। और सर, ये जो लोग मुतालबा कर रहे थे अफगानिस्तान के अंदर भी, जो कि अमेरिकन के साथ काम करते रहे हैं, उनकी मतलब खिदमत पर मामूर रहे हैं, कोई ट्रांसलेटर है, कोई कुछ भी है, कि हम रह गए, हमें ले जाएं। अब लगता है कि जिनको वो लेके गए हैं उन्हें भी वापस भेजना पड़ेगा, आने वाले दिनों में हो सकता है इस तरह का। अच्छा सर, गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि बानी पीटीआई की सेहत के मामले पर एक अफगानिस्तान का एक पेज था, एक्स अकाउंट था, और अफगान भारत गठजोड़ था, क्योंकि खबर उस पेज ने लगाई और वहाँ से जनाब इंडियन मीडिया ने पिक की और पाकिस्तान में अनरेस्ट फैलाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। पाकिस्तानी अवाम को ख़ासतौर पर अफगान भारत प्रोपेगेंडे से कैसे महफूज रखा जा सकता है? आपकी नज़र में कितना मोहतात रहने की ज़रूरत है? देखिए, जब से ये सोशल मीडिया और ये आपके हर एक के हाथ में डिवाइसेस है ना, इसका एडवांटेज भी बहुत है और इसका डिसएडवांटेज भी बहुत है। डिवाइसेस हर एक के हाथ में, आप ट्रेवल करते हैं, आप दुनिया से कनेक्टेड रहते हैं। आपका एडवांटेज ये है कि आपकी खबर एक सेकंड में मिलियंस ऑफ लोगों तक पहुंच जाती है। वो पुराने ज़माने में एक टेलीविज़न होता था, ख़ासतौर पर अगर पाकिस्तान की बात कर लें, पाकिस्तान टेलीविज़न होता था, शाम को 6 बजे के करीब वो शुरू होता था, 9:30 बजे वो बंद हो जाता था टीवी। जब हमारे बचपन में तो 3.5 घंटे चलता था पूरा टीवी, चैनल का एक्सेस ही नहीं होता था। या आप टीवी ऑन कर सकते थे उठ के, या टीवी बंद कर सकते थे। ये 200-200, 400-400 चैनल वाली तो ऑप्शन ही नहीं थी। ये तो हो गया एडवांटेज, आपके हाथ में आ गई डिवाइसेस, आपकी मर्जी, आप जहां मर्जी जाएं। लेकिन जो नेगेटिव साइड इसकी आई है उज़ैर, वो ये आई है कि जितनी जल्दी वो फैलती है उतनी ही ज़ाहिर है मल्टीपल करके ट्रैवल करती है, वो फेक हो तब भी। लेकिन एक फायदा हो गया है कि ये उतनी ही जल्दी डाई डाउन भी कर जाती है, क्योंकि वेरीफाई करना इसको बड़ा मुश्किल होता है। जो फैक्ट नहीं होते, दुनिया के पास अब बहुत ज्यादा ऑप्शंस आ गई हैं, डिजिटल है, इंटरनेट है, चैट जीपीटी है, सब कुछ आ गया, जिससे आप फौरी तौर पर वेरिफिकेशन मोड में भी जाएं अगर आप चाहें।
तो कर सकते हैं। तो जितनी शॉर्ट लिव्ड होती सच्चाई होगी तो वो लॉन्ग लिव्ड होगी, जाहिर है वो क्योंकि सच्चाई है। लेकिन अगर आप इस तरह प्रोपेगेंडा करेंगे, कैंपेन करेंगे, नेगेटिविटी फैलाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली, जिसको कहते हैं ना अपनी मौत आप मर जाती है खबर थोड़ी देर में, क्योंकि लोगों के हाथों में डिवाइसेस है, वो वेरीफाई करते हैं और उसी तरह एक दूसरे को डिनाई करते हैं। मेरे पास, मैं क्योंकि आप जैसे दोस्तों के पास आता हूँ, मेरे पास बहुत सारी न्यूज आती है, थोड़ी देर बाद उसके काउंटर आ जाती है, फिर एक काउंटर आ जाती है, तो आपके डिवाइस के देखते देखते मिनटों के अंदर आपको पता लगता है। और फिर क्योंकि मैंने आना होता है आप जैसे लोगों के दोस्तों के साथ, तो मैं फिर उसी वक्त वेरीफाई करके आता हूँ। मैं कहने का मतलब ये मैं साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक कैंपेन उनका हिस्सा है, वो तो करेंगे, बहुत बड़ा आईटी का उनका हिस्सा है। 55% जो दुनिया का आईटी आउटसोर्सिंग है दुनिया का, वो इंडिया के पास है आईटी सेक्टर का। तो वो 55% में ये तो नहीं कह रहा कि वो गलत यूज हो रहा है, लेकिन इमेजिन करें उनका कितना होल्ड है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ आईटी सेक्टर पर। सर अच्छा खासा होल्ड है। मई वॉर के अंदर हमारा सुनो न्यूज का अकाउंट जो है वो बंद करवा दिया, और उसके अलावा और दीगर जो सारे सेलिब्रिटीज यूट्यूब के अकाउंट से वो बंद करवा दिए गए। जी बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी मेरा ख्याल है हमारी ट्रांसमिशन वहाँ काफी बंद है। और सरप्राइजिंगली देखिए, सच जो होता है ना, देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैंने परसों एक यूट्यूब अपने खालिद चिश्ती के नाम से मेरा चैनल है, मैंने उस पर एक अपलोड किया तेजाज क्रैश के ऊपर। अच्छा। उस पर मैंने अनबायस्ड मैंने उसमें डॉक्यूमेंट किया, और पहले मैंने स्टार्ट ही लिया कि फैमिली से मुझे अफसोस है जो पायलट जाँ बहक हुआ है। एक एक्सीडेंट था, उसमें हमें सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है। मैं अक्सर चैनल पर कहता था कि तेजाज जो है वो एक एक्सीडेंट हुआ है, इंसानी जान गई है, हमें उस पर बात ज्यादा। फिर मैंने उसकी टेक्निकल बातें की अपनी वीडियो में, 10 मिनट की वो डॉक्यूमेंट्री है। आप अंदाजा लगाइए मुझे इतनी ज्यादा एक्नॉलेजमेंट मिल रही है इंडिया से, और वो ये कह रहे हैं कि देखो एक एयरफोर्स का पायलट है, दुश्मन मुल्क का है, और वो हमारे एक मरने के ऊपर इसको ह्यूमन ट्रेजेडी कह रहा है। तो मैं क्या साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए वो एक इंसानों तक जब बात पहुंचती है, मैं ये तो नहीं कह रहा कि पूरे 1.4 बिलियन लोग जो 140 करोड़ हिंदुस्तान के लोग, ये भी हमारा बड़ापन है, ये भी हमारा बड़ापन है, ये भी हमारी इंसानियत है कि वहाँ कोई इस तरह का वाकया हो जाए तो हम इजहार अफसोस ही करते हैं, जबकि इंडिया में ये तासुर नहीं होता। अगर इस तरह की कोई हैपनिंग हो जाती तो सेलिब्रेट करते हैं। जी माँ, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि हिंदुस्तान में भी सेन लोग हैं, ज़हन पॉजिटिव हैं। वहां के एक एयर मार्शल ने एक कमेंट किया, रिटायर्ड एयर मार्शल ने, उन्होंने कहा कि यार इसको बंदे को देखो जो बॉर्डर पार से एक सच्चाई बयान कर रहा है, पहले हमसे अफसोस करता है। फिर मैंने उसका तज्जिया किया तेजाज का कि उसमें टेक्निकल खराबियां थी, उनके एयरफोर्स चीफ का ट्रस्ट नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं, सब कुछ मैंने किया। लेकिन सबसे पहले मैंने ह्यूमन ट्रेजेडी को ह्यूमन ट्रेजेडी माना। मैं उसी शाम को मेरी पाक फिजाइया की सीनियर लीडरशिप से बात हुई थी, उन्होंने भी ह्यूमन ट्रेजेडी अफसोस का इजहार किया। मैंने इस डॉक्यूमेंट्री में पाक फिजाइया की तरफ से भी कहा, मां जो आप कह रही है ना, हम इंसानियत को पहले रखते हैं, अपना कोई जो दुनियावी चीजें हैं उनको बाद में करते हैं। तो मैं अक्सर कहता हूं, जब मुझे एक दो लोगों ने फोन किया कि आप उससे हमदर्दी क्यों कर रहे हैं, तो मैंने उनसे कहा कि देखें, इंसानियत डेड बॉडी का कोई बॉर्डर नहीं होता। ये बॉर्डर हमारा उस वक्त तक होता है जब तक हम लड़ रहे होते हैं। मैं आपको एक आखिर इस सवाल के जवाब में एक आखिर में एक मिसाल दे देता हूँ। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ रहा था मैं एक दफा जनाजा गुजर रहा था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, साहबियों के साथ खड़े हो गए। तो लोगों ने कहा, साहबियों ने कहा कि सर ये तो काफिर है। तो कहने लगे इंसान तो था। तो ये हमारी तो ये टीचिंग है। तो हम ये देखते हैं कि इंसान हो, एक वैल्यूज के साथ चले, तो हमें तो ये हुक्म दिया गया है, इतनी बड़ी मिसाल सेट की गई है। तो हम ये एथिक्स करते हैं, लेकिन दूसरा जब करता है वो इंशाल्लाह ताला हम प्रिवेल करेंगे। बिल्कुल, ये सारी जो हमारे दीन इस्लाम की, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, हदीस की सूरत में पहुंचती हैं, और उसी का मुजाहरा जो है वो आपने भी आगे किया और फैमिली के साथ इजहार अफसोस किया।